गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में। और दोस्तों मैं यश। तो दोस्तों तो चलते हैं आगे। वो आगे चलने से पहले बता दें कि यदि जो भी लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं वो सब्सक्राइब कर लें। जीएस स्टडी 94 के नाम से बना हुआ है। और दूसरी बात यह कि यदि आप लेखन शैली या फिर जैसे मित्रों के साथ डिबेट करते हैं, इसे प्रभावशाली बनाना चाहते हैं, तो भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और कभी कभार क्या होता है ना, कोई सही समय निर्धारित नहीं है, क्योंकि यदि मैं वीडियो बना भी लेता हूं तो नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से दोस्तों सही समय पर अपलोड नहीं हो पाता है। फिर भी मैं पूरी कोशिश करता रहूँगा। तो आप एक जो बेल आइकॉन होता है उसको प्रेस कर लीजिएगा कि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके यहाँ नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद। चलते हैं आगे। देखिए, जब यदि बात हो, अब हम जनसत्ता का ही इसे लिखा है ब्रह्मदीप अलूने ने। और जो बात होने जा रही है दोस्तों यह है कि पुतिन की सत्ता और चुनौतियाँ। तो जो पुतिन है दोस्तों वो राष्ट्रपति हैं और कहाँ के हैं, आपके रूस के हैं। तो उनके बारे में आज हम विचार विमर्श करेंगे। ठीक है, ये देखिए लिखा है, सत्ता का तार्किक और वैधानिक रूप इस युग का यथार्थ है। ठीक है, यहाँ वैधानिक का मतलब संबंध होता है दोस्तों कानून से। ठीक है, और तार्किक का मतलब होता है जहाँ पे तर्क वितर्क होता है। ठीक है, यथार्थ का मतलब जीवित होता है, जहाँ यह विश्वास किया जाता है कि जो व्यक्ति आज्ञा दे रहा है उसकी सत्ता वैधानिक होनी चाहिए, मतलब कानूनी होनी चाहिए। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन देश की सर्वोच्च सत्ता पर वैधानिक नियंत्रण बनाए रखने के लिए कृत संकल्प हैं। रूस के संविधान में राष्ट्रपति पद के लिए केवल 2 कार्यकाल का प्रावधान है, लेकिन पुतिन 4 कार्यकाल पहले ही पूरे कर चुके हैं और करीब अब 2036 तक राष्ट्रपति बने रहने का रास्ता साफ कर लिया है। सोचिए, जितने भी साम्यवादी देश हैं, जिसे आप कम्युनिस्ट कंट्री बोलते हैं, चाहे वो चाइना जैसा देश हो, चाहे आपका रूस जैसा देश हो, दोनों ही साम्यवादी देश हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार से जब चाहे तब बहुत बड़ा फेरबदल कर सकते हैं। जहाँ इस देश के संदर्भ में ये था कि 2 कार्यकाल के बाद आप एलिजिबल नहीं होंगे कि तीसरी बार आपको उस पद के लिए नियुक्त किया जाए। पर दोस्तों यहाँ पर कितना बड़ा फेरबदल किया गया है। अंतरिम मंत्रिमंडल में ही सब कुछ आप कर सकते हैं। जहाँ 2036 तक अब राष्ट्रपति पद के लिए बने रहेंगे, वहीं यदि आप चाइना के संदर्भ में देखें तो 10-12 साल वो भी अपना बढ़ा लिए हैं। ये सारी चीज़ें हैं। दरअसल पुतिन यह भली भांति जानते हैं कि वैधता शक्ति और सत्ता के बीच की कड़ी है। तो एक तरह के ये यदि आप महसूस भी ये चीज़ कर रहे हैं कि यहाँ पे तानाशाही ही है, मात्र जो इसके रूप को बदल दिया गया है। ये तानाशाही नहीं है तो क्या है। वैधता से ही शक्ति की तार्किकता और स्थायित्व मिलता है, और वैधता द्वारा ही जनमत शक्ति को स्वीकार करता है। जनमत का मतलब होता है लोगों के द्वारा जो एक मत पर अमल किया जाता है, वही होता है जनमत। रूस की जनता पुतिन पर भरोसा करती है और उनके निर्णयों के साथ विश्वासपूर्ण खड़ी भी होती है। साल 2018 में हुए चुनाव में पुतिन ने 76% से अधिक वोट हासिल किए थे। इससे इस बात की एक बार भी पुष्टि हुई कि पुतिन को इस देश में बड़े पैमाने पर नागरिकों का समर्थन हासिल है और उनकी लोकप्रियता का कोई जवाब नहीं है। सत्ता पर पुतिन की पकड़ इसी प्रकार बनी रही तो इस बात की प्रबल संभावना कि वे सोवियत संघ पर तकरीबन 3 दशकों तक राज करने वाले स्टालिन से आगे निकल जाएंगे। सोवियत संघ के नाम से भी रूस को जानते हैं, ये इस बात को याद रखिएगा। रूस में केजीबी के अधिकारियों को वफादार शख्स के तौर पर देखा जाता है। केजीबी के पूर्व अधिकारी व्लादिमीर पुतिन में रूस के लोग एक ऐसा नेता देखते हैं जिस पर विश्वास किया जाता है कि रूस में राष्ट्रपति सब कुछ है और वही सबसे बड़ी ताकतवर है। विभाजित सोवियत संघ के सबसे बड़े प्रांत रूस के पहले राष्ट्रपति बोरिस एल्त्सिन अपने देश की बेहतरी के लिए अपने बाद बेहतर और दूरदर्शी नेतृत्व चाहते थे। उन्होंने और उनके निकटतम सहयोगियों ने देश को 21वीं सदी में ले जाने के लिए रूसी खुफिया एजेंसी केजीबी के पूर्व अधिकारियों को चुना था। उन्हीं में से एक थे व्लादिमीर पुतिन। कुख्यात खुफिया एजेंसी केजीबी का मानना है कि पश्चिमी देशों के गोपनीय अभियानों के कारण सोवियत संघ का विघटन हुआ था। पुतिन केजीबी के अधिकारी रहे और उनके कार्यों में
और पुराना गौरव लौटाने की चेष्टा अक्सर दिखाई देती है। साल 2000 में जब ये रूस के राष्ट्रपति बने, आप जानते हैं जनसत्ता में ज़्यादातर जो शब्दों को लेकर थोड़ा सा त्रुटि होता है, तब उनका देश आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर हो चुका था। इसमें कहा जाता है कि और सामरिक तौर पर रूस की स्वीकार्यता भी घट चुकी थी। यह वह दौर था जब अमेरिका ने रूस को क्षेत्रीय शक्ति कहकर उसका मजाक उड़ाया था। आप देख सकते हैं कि एक समय था जब दो महाशक्तिशालियों की जब बात होती थी तो एक तरफ अमेरिका की बात होती थी, एक तरफ रूस को। पर दोस्तों, यदि अमेरिका, एक समय था जब रूस अमेरिका से बहुत आगे था। रूस अगर 15 था तो अमेरिका मानो 11 था। फिर एक समय ऐसा आया जब अमेरिका 10 हुआ तो रूस 9 हुआ। तो तमाम तरह के वैश्विक मंचों पर जाकर रूस जैसे देश का खिल्ली उड़ाया करता था अमेरिका जैसा देश, उसे क्षेत्रीय शक्ति के नाम से संबोधित करता था, क्योंकि उस देश में तमाम तरह की दिक्कतें आने लगीं। पर दोस्तों, इनके जब से व्लादिमीर पुतिन आए हैं, उनके द्वारा जो देश में विकास किया गया है, जो वहाँ पर आय बढ़ी है, प्रति व्यक्ति आय, उसमें बहुत ज़्यादा इंक्रीजमेंट हुआ है, जिस वजह से वहाँ की जो देश की जनता है इन्हें बहुत ही पसंद करती है। लेकिन पुतिन की इरादे कुछ और ही थे। उन्होंने देश में आर्थिक और राजनीतिक सुधारों के साथ वैश्विक स्तर पर रूस के पुराने गौरव को लौटाने के लिए साहसिक प्रयास किए हैं। गोबाचीव के बाद बोरिस एल्त्सिन के दौर में रूस का समाजवादी ढांचा बिखर कर पूंजीवाद की गिरफ्त में आ गया था। पूंजीवाद का मतलब होता है ना, गिने चुने व्यक्तियों के हाथ में देश की संपत्ति आ जाना, देश के संसाधन आ जाना, और उस पर वो एक जबरन मालिकाना हक जताते रहते हैं। और उसके बाद देश में एक वो आ जाता है, इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है, ठीक है, असमानता क्रिएट हो जाता है, बहुत बड़ी खाई हो जाती है। गरीब बहुत गरीब हो जाएगा, अमीर बहुत अमीर हो जाएगा। देश में पूंजीपतियों का प्रभाव सत्ता में तेजी से बढ़ता चला गया। पुतिन ने रूस के कुलीन वर्ग को व्यवसायिक मामलों में छूट दे दी। कुलीन वर्ग का मतलब होता है दोस्तों पूंजीपति वर्ग। जो कुलीन का ये भी मतलब होता है जो सबसे श्रेष्ठ हो, वो कुलीन के अंतर्गत आता है। सुनिश्चित कर दिया कि मुल्क के सियासी मामलों में अब वे दखल नहीं दे सकेंगे। तो देख सकते हैं, सबसे पहले वहाँ पे उन्होंने सामाजिक और राजनीतिक जो अव्यवस्थाएं थी उनमें बहुत बड़ा बदलाव किया कि अब आप किसी प्रकार से इंटरफियर नहीं कर सकते हैं देश के राजनीतिक मामलों में, सामाजिक मामलों में, ठीक है। रूस के वैश्विक प्रभाव और उसकी रणनीतिक नीतियों में 5 सागरों का बड़ा महत्व माना जाता है, और ये पुतिन की नीतियों में भी दिखाई देता है। मॉस्को को कैस्पियन, काला बाल्टिक, श्वेत सागर और लाडोगा झील जैसे 5 सागरों का पत्तन कहा जाता है। इस सागरों से लगते देशों के रूस के संबंध और उसके प्रभाव से रूस के वैश्विक प्रभुत्व का पता चलता है। यह भी बेहद दिलचस्प है कि यूरोप की 20% ज़मीन को सिंचित करने वाली वोल्गा नदी कैस्पियन सागर के पानी का सबसे बड़ा स्रोत है। वहीं अमेरिका की आंख में चुभने वाला ईरान भी कैस्पियन सागर के तट पर है, जिसके रूस के साथ मजबूत संबंध है। पिछले साल ईरान, चीन और रूस के बीच हिंद महासागर ओमान की खाड़ी में 4 दिवसीय संयुक्त सैन्य अभ्यास किया था। इसके साथ ही यह भरोसा किया जाता है कि रूस ईरान की सबसे ज़्यादा हथियार देने वाला देश भी है। मध्य पूर्व में रूस का सीरिया पर हस्तक्षेप किसी से छुपा नहीं है। आप देख सकते हैं कि ये रूस के बारे में जो बताया जा रहा है, पर ये बात मध्य पूर्व में है, जब रूस का हस्तक्षेप सीरिया के अंदर बहुत हुआ करता था। पुतिन ने दिखाया कि उनके देश को विश्वास के लिए बिना इस क्षेत्र की जटिल समस्या को हल नहीं किया जा सकता। बाल्टिक उत्तरी यूरोप का एक सागर जो लगभग सभी ओर से ज़मीन से घिरा है। श्वेत सागर रूस का नौसैनिक केंद्र है, ठीक है, और इससे वह यूरोप पर दबाव बढ़ाता रहा है कि श्वेत सागर एक नहर के जरिए बाल्टिक सागर से जुड़ा है। रूस ने साल 2014 में यूक्रेन में रूसी अलगाववादी विद्रोहियों के समर्थन में हस्तक्षेप किया था, जिसके कारण वैश्विक तनाव पैदा हो गया था, और इसके जवाब में नाटो ने पूर्वी यूरोप में बाल्टिक क्षेत्र में 4000 सैनिक भेजकर अतिरिक्त सैन्य बल तैनात करके इसका जवाब दिया था। पुतिन नाटो को लेकर बहुत मुखर है, और चीन, ईरान, रूस, उत्तर कोरिया के मजबूत संबंध इसी का जवाब माना जा रहा है। पुतिन की आक्रामक नीतियों से नाटो को सबक मिला है, और यूरोप किसी सामरिक संघर्ष का केंद्र न बने, इसको लेकर नाटो
हाँ गलती कर देता हूँ, बैक से बनाना चाहिए। नाटो सहजता चाहे 2008 में जॉर्जिया पर, 1 मिनट वेट, ठीक है, हमला हो, या फिर 2014 में पश्चिमी देशों के कड़े विरोध को दरकिनार कर क्रीमिया पर रूस का कब्जा, या कुर्दों के साथ खड़े होकर मध्य पूर्व में अमेरिका को चुनौती देना हो, इन सभी मामलों में पुतिन ने अपने को पूरी ताकत के साथ पेश किया। चेचेन विद्रोहियों को कुचलने के लिए पुतिन ने राजनीतिक और सामरिक कौशल की जनता ने सराहना की, और वे एक ऐसे नेता के रूप में पहचान बनाने में सफल रहे जो रूस की जनता की सुरक्षा और बेहतरी के लिए कोई भी कदम उठा सकता है। पश्चिमी देशों के प्रति रूस की आक्रामक नीति रूस पसंद करते हैं, और इससे पुतिन की लोकप्रियता अपने देश में काफ़ी तेज़ से बढ़ी है। कोरोना को लेकर जब अमेरिका से दुनिया भर ने चीन पर सवाल खड़े किए, तो पुतिन ने चीन का समर्थन करके यह वैश्विक संदेश देने से गुरेज नहीं किया कि पूंजीवादी वैश्विक आर्थिक दुनिया में भी वे अपने साम्यवादी सहयोगी को समर्थन दे सकते हैं। यही नहीं, रूस की जनता में भी यह संदेश गया कि उनका राष्ट्रपति पश्चिमी देशों की कठपुतली की तरह बर्ताव न करके रूस की पारंपरिक पहचान को स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। दुनिया भर में राष्ट्रवाद के उभार से राजनीतिक सत्ताएं मजबूत हुई, और रूस में पुतिन की मजबूती भी राष्ट्रवाद का ही परिणाम है। लेकिन पुतिन को नीतियों अमेरिका की प्रतिद्वंदिता के चलते चीन, उत्तर कोरिया और ईरान का समर्थन करती हुई दिखाई दे रही हैं, और इसके दूरगामी परिणाम बेहद घातक हो सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विवादों का समाधान सामूहिक दंड के भय से किया जा सकता है, लेकिन चीन जैसे देश रूस के समर्थन से अंतर्राष्ट्रीय विवादों को बढ़ाकर वैश्विक स्थिरता को बढ़ावा दे रहे हैं। आप देख सकते हैं चीन और जो रूस हैं अब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो चुके हैं। ये देश दूसरे देश को समर्थन दे रहे हैं। जब वो विस्तारवादी जैसे मानसिकता को बढ़ावा दे रहा है चाइना जैसा देश, तो रूस उसको अप्रिसिएट करता है, और वही काम चाइना भी करता है। ये दोनों क्योंकि देखिए साम्यवादी देश हैं, दोनों कम्युनिस्ट हैं, तो एक दूसरे का सहयोग करते हैं। यहाँ पे सी जिनपिंग अपना कार्यकाल बढ़ा देते हैं, और वहाँ पे देखने को मिलता है 2036 तक पुतिन महाराज बढ़ा देते हैं कार्यकाल। तो ये सारी चीज़ें गठजोड़ हैं, एक दूसरे से बहुत बेहद दिलचस्प खास रखती हैं। अतः पुतिन को चीन की विस्तारवादी नीतियों और गैर जवाबदेह वैश्विक व्यवहार से सावधान रहने की ज़रूरत है। बहरहाल रूस की सत्ता पर बरकरार रहने की पुतिन की कोशिशों के बीच उन्हें अपने देश की प्रगति और मजबूती के साथ वैश्विक जिम्मेदारी को भी समझना होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।